IFRS 13 में we were discussing the definition of fair value. The definition of fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants. अब हमारी इस डेफिनेशन पे कमेंट्री चल रही थी कि पहला तो ये कीमत एग्जिट प्राइस है, जितने पे नया एसेट हासिल किया जा सकता है दैट इज नॉट द प्राइस, जितने पे एग्जिस्टिंग एसेट को बेचा जा सकता है दैट इज द प्राइस. लायबिलिटी के केस में लायबिलिटी को सेटल करना डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना डेफिनेशन का पार्ट है. फिर दूसरा एरिया वाज द अजम्पशंस यूज्ड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स. टर्म हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, और एज पर IFRS 13 वी हैव टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रेलेवेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट्स. What does observable inputs mean? That means the considerations or the factors considered by the market participant. और unobservable input का मकसद क्या है? Entity specific. Definition के मुताबिक आपने वो assumptions यूज करनी है जो मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होना. आपका सवाल यह है कि इसमें लिखा हुआ था इफ टू एंटिटीज होल्ड आइडेंटिकल एसेट्स ऑल अदर थिंग्स बीइंग कॉमन शुड हैव द सेम फेयर वैल्यू एंड दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय हाउ ईच एंटिटी यूजेस द एसेट और हाउ ईच एंटिटी इंटेंड्स टू यूज द एसेट इन द फ्यूचर. एक एंटिटी उसमें से कितने इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल कर रही है या उसे कितने इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकती है, हमें इसको नहीं देखना है. आप एक प्रॉपर्टी खरीद के उसमें वर्क स्पेस बनाना चाह रहे हो, उसमें आप टेबल्स रख देंगे, कुर्सियां रख देंगे, एसी रख देंगे, सोलर लगवा लेंगे और तमाम फ्रीलांसर्स को इनवाइट करते हैं कि जिसको वर्क फ्रॉम होम करना है या फ्रीलांसिंग करनी है वो मुझसे स्पेस रेंट पे ले ले, मैं उसको 6,000 रुपए पर मंथ पर चेयर के हिसाब से दूंगा, कैफेटेरिया भी है, बैठे रहो, 8 घंटे की शिफ्ट है, अगर डबल शिफ्ट करोगे तो 5,000 रुपए और. तो लेट्स से आपने पर चेयर का रेट रख लिया, पर चेयर पर शिफ्ट पर मंथ 6,000 रुपए. अगर कोई बंदा कहता है यार काम मेरा ज्यादा है, मुझे डबल शिफ्ट चाहिए, हम बोलेंगे तुम 16 घंटे के लिए ले लो, हम उससे 12,000 रुपए एक महीने के लेंगे. एसी हमने लगवा दिए हैं, सोलर लगा हुआ है, पावर फेल होगा नहीं, प्रिंटर भी रख के दे दिया, किसी को कोई चीज प्रिंट करनी हो, कैफे है, किसी को कुछ भी मंगाना हो, बैठता रहे, खाता रहे, लेटा रहे, आराम से काम करता रहे. और आप उस बिल्डिंग से, एक घर है सादा सा, उस बिल्डिंग से एक एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी डिसाइड करके से फॉर इंस्टेंस एक महीने में 2.5 लाख रुपए कमा सकते हो, और मैं वैसा ही घर लेके उसमें अपनी फैमिली बिठा दूंगा. तो आप उस बिल्डिंग से ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं, मैं उस बिल्डिंग से इतने इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं कर सकता, मैं ज्यादा शेल्टर लूंगा. तो आपके लिए उस बिल्डिंग की कदर तो ज्यादा होगी ना. IFRS 13 कहता है डोंट कंसिडर सच फैक्टर्स कि हाउ आर यू यूजिंग इट और हाउ आर यू गोइंग टू यूज इट. मे बी आप किराया भी ज्यादा दे दे, मे बी आप बिल्डिंग खरीदना चाहें तो महंगी भी खरीद लें, लेकिन हम इन फैक्टर्स को नहीं देखेंगे कि यूज कैसे हो रही है या यूज कैसे होगी. अगर आपके पास भी वैसी ही प्रॉपर्टी है, मेरे पास भी वही प्रॉपर्टी है, तो दोनों की मार्केट वैल्यू सेम होगी. फैक्टर्स वो कंसिडर किए जाएंगे जो जनरल मार्केट कंसिडर करती है, ना कि आप कंसिडर करते हो. एक जनरल मार्केट तो यही देखेगी ना कि इस एरिया का किराया कितना चल रहा है, जबकि आपकी नजर मुख्तलिफ है. आप उसमें से पैसे कमाना चाह रहे हो, कमर्शलाइज करना चाह रहे हो, हमने वो नहीं देखना. अजम्पशंस कौन सी यूज करनी है?
ऑब्जर्वेबल, यानी वो assumptions या वो इनपुट्स या वो डेटा दैट इज यूज्ड बाय not particularly by someone, not particularly by a specific entity, generally. तो आप अगर ये सोचें कि यार एक बड़ी गाड़ी ले लेते हैं जिसमें 10 लोग बैठ सकते हैं, एक फैमिली ये कार खरीदने से पहले सोचे कि यार इतनी लंबी और इतनी बड़ी गाड़ी होगी, पार्किंग कहां करेंगे, शहर में कहां लेके जाऊंगा, छोटकी गिट्टी जाना पड़े तो गाड़ी इतनी बड़ी और पार्किंग में मसला होगा, गाड़ी खड़ी करने में मसला होगा, नहीं 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 नहीं। लेकिन एक बंदा सोचता है कि अगर हाइब्रिड है, भले बड़ी है, 10 बंदे बैठ जाएंगे, मैं हैदराबाद कराची रूट पे टैक्सी में चलाऊंगा, वो उस गाड़ी के ज्यादा पैसे दे सकता है। लेकिन इंडिविजुअल थॉट है ना ये, अगर ये जनरल थॉट हो जाए, तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये चीज को सोचने लग जाएं, तो वो फेयर वैल्यू में रिफ्लेक्ट हो सकता है। लेकिन कोई इंडिविजुअल, कोई एक बंदा, कोई एक एंटिटी इस बात को सोचे, वो मार्केट वैल्यू में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हाइब्रिड गाड़ियों की वैल्यू बढ़ गई है। अब ये कोई एक बंदे की सोच तो नहीं है कि पेट्रोल बढ़ रहा है, मैं सस्ती ऐसी गाड़ी लूं जिसकी एवरेज ज्यादा हो। कॉमन सेंस है, हर बंदा सोचता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर काम आ जाएगा, कॉमन सेंस है, हर बंदा सोचता है। तो जो कॉमन थॉट्स हैं उनको यूज किया जा सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलर थॉट्स हैं उसको मिनिमाइज करना है, उसको यूज नहीं करना। तो अगर दो कंपनीज के पास एक जैसा एसेट है जिनकी लोकेशन, कंडीशन, हर चीज सेम है, अब एक वेस्ट ओपन है, एक ईस्ट ओपन है, एक रोड फेसिंग है, एक बैक फेसिंग है, तो फैक्टर चीजों में फर्क आएगा क्योंकि कंडीशन सेम नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी दोनों कॉर्नर हो, दोनों वेस्ट ओपन हो, तमाम फैक्टर सेम है, एरिया भी सेम है, कंस्ट्रक्शन भी सेम है, फैसिलिटीज भी सेम है। फर्क सिर्फ ये कि आपका यूज डिफरेंट है, मेरा यूज डिफरेंट है, इससे उसकी मार्केट वैल्यू में फर्क नहीं आना चाहिए। यहां तक ठीक हो गया? आगे हमने बात की थी कि मार्केट पार्टिसिपेंट मुमकिन तौर पे क्या फैक्टर्स देख सकता है, द कंडीशन एंड लोकेशन ऑफ द एसेट, और दूसरा रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी ऑन द यूज और सेल ऑफ द एसेट। IFRS 13 डिफाइंस, आगे चलते हैं। एक टर्म यूज होता है एक्टिव मार्केट। व्हाट डज एक्टिव मार्केट मीन? लार्ज वॉल्यूम, लार्ज फ्रीक्वेंसी एंड हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, और जिनकी इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल हो। मिसाल, अगर मैं गोल्ड की कीमत मालूम करना चाहूं, मैं करेंसी की कीमत मालूम करना चाहूं, शेयर्स की, स्टॉक्स की वैल्यू मालूम करना चाहूं, कमोडिटीज़ की वैल्यू मालूम करना चाहूं, तो वो अक्सर रेडिली अवेलेबल होती है। वो उनकी कुछ मार्केट्स होती है, एक्सचेंजेस कहलाती है, जिस तरह कराची कॉटन एक्सचेंज। इसी तरीके से कमोडिटीज़ का अपना एक एक्सचेंज बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। यूँ जो मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स के अंदर उनकी एक वैल्यू डिटरमिन होती है। IFRS 13 क्या कहता है कि एक्टिव मार्केट क्या है? IFRS 13 defines an active market as a market in which transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and sufficient volume to provide pricing information on an ongoing basis। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विद सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का मकसद नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड सफिशिएंट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मकसद यस, नंबर ऑफ आइटम्स। मिसाल 500 शेयर्स की ट्रांजैक्शन हो या 10-10 हजार शेयर्स की ट्रांजैक्शन हो, एक ही ट्रांजैक्शन में 10,000 शेयर्स बेच दिए, एक ही ट्रांजैक्शन में लाख शेयर्स बेच दिए, ट्रांजैक्शन तो एक होगी लेकिन वॉल्यूम, ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो और वॉल्यूम भी ज्यादा हो। एक ही सौदे में कितने सामान खरीद रहे हैं, कितनी गाड़ियां बुक करवा रहे हैं।
और एक्टिव मार्केट यानी इसकी जो कीमतें होती हैं वो एक्सेसिबल होती हैं, किसी से पूछने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, ये एक्सेसिबल होती हैं। अभी तो वेबसाइट्स का दौर है, मोबाइल एप्लीकेशंस का दौर है, नहीं तो फ़ोन पे भी पूछी जा सकती थी ना। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन या मोड ऑफ इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन अवेलेबल है, यूँ ऐसे पता चल जाएगा कि अभी क्या चल रही है। इसको हम कहते हैं एक्टिव मार्केट, राइट। अच्छा, अब IFRS 13 में एक्टिव मार्केट का डिस्कशन क्यों आ रहा है? कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट एक्टिव होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट मौजूद है जिसकी मार्केट एक्टिव है, तो उसकी फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाएगी? डिटरमिन करने की क्या जरूरत, सीधी सीधी मौजूद है। मिसाल, आपके पास गोल्ड है, व्हीट है, शुगर है, कोई कमोडिटी है, करेंसी पड़ी है, वैल्यू डिटरमिन करने की क्या जरूरत है? अगर उसकी मार्केट ओपन है, एक्टिव है, तो उसी में से निकाल लो। हालांकि फेयर वैल्यू निकालने के और भी जुगाड़ होते हैं, और भी तरीके होते हैं, लेकिन इस केस में कोई जुगाड़ करने की, कोई तरीका निकालने की जरूरत, गुंजाइश नहीं है। पहली तरजीह है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है जिसकी एक्टिव मार्केट है, तो आपने वही यूज करनी है, तो आपने वही यूज करनी है, उसके अलावा नहीं यूज कर सकते कोई भी। आगे पढ़ते हैं। If an active market exists, then it will provide information that can be used for the fair value measurement. If there is no such active market, for example, unquoted business यानी private company के shares और machinery, then a valuation technique would be necessary. फिर जुगाड़ की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब देखिएगा एक्टिव मार्केट किन चीजों की हो सकती है? जिनकी कंडीशन, लोकेशन से उनकी कीमत पे फर्क ना पड़े। मिसाल, मैं कराची में बैठा हुआ एक कंपनी का शेयर होल्डर हूं और दूसरा बंदा है जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ उस कंपनी का शेयर होल्डर है। जब मैं शेयर्स बेचूं और वो शेयर्स बेचे, तो ज्यादा पैसे किसको मिलेंगे? क्यों? इस्लामाबाद में है। यस, मेक्स नो डिफरेंस, मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन अगर प्रॉपर्टी कराची में हो और हैदराबाद में हो, फर्क पड़ता है। एक फ्लैट में अपने रिश्तेदारों को दिखा रहा था, वो पूरा फ्लैट देख के बोला कितने का लिया, मैंने बता दिया इतने का। कराची में होता ना 6 करोड़ से कम नहीं होता ये, बात वो मुनासिब कह रहे थे। हमने देखे 2.5-3 करोड़ रुपए में 2-3 कमरों के छोटे से बेकार फ्लैट मिलते हैं, उनकी मजबूरी है, लेने पड़ते हैं, हालांकि पुराने। यस, और संडे पे खारा पानी मिक्स करते हैं। क्या करें, फर्क पड़ता है, इस चीज का फर्क पड़ सकता है। लेकिन कंडीशन का एक चीज देखिएगा, कमोडिटी या गोल्ड का रेट सेम होता है, लेकिन अगर आप गोल्ड बेचने जाएं और आप गोल्ड बेचने जाएं तो दोनों को पैसे बराबर मिले, ऐसा जरूरी? इसमें फर्क क्या होता है कि प्योर गोल्ड है या नहीं है, 24 कैरेट या उसमें फेंट होती है। सही है, 22-18 पाकिस्तान में सब चलता है। थोड़ा सा माइनर सा फर्क आता है, क्योंकि हर किसी की एसोसिएशन अलग अलग बनी हुई है ना, वो मार्केट्स हैं, वो मार्केट्स हैं, तो वो थोड़ा सा एक माइनर सा फर्क आ जाता है। अब होगा क्या, गोल्ड का रेट तो सेम रहेगा, ये टेक्निक समझिएगा, लेकिन जब आप बेचोगे तो उसकी क्वांटिटी में से फेंट काटी जाती है। गोल्ड का रेट सेम रहेगा, 1,45,000 रुपए का तोला, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो वो चेक करेगा कि इसमें मिलावट कितनी है या कितने कैरेट का है, वो उसमें एक परसेंटेज काटते हैं। उनके पास टूल्स होते हैं, सही, उनके पास टूल्स होते हैं, वो थोड़ा जला के या किस तरीके से देखते हैं और बताता है कि इसमें इतनी फेंट है। हाँ, थोड़ा इसमें रगड़ के देखते हैं, ज़रात निकालते हैं, उसमें से वो मेजर कर लेते हैं। एक्सपीरियंस में तो फिर वो अपना फ़ायदा ले सकता है ना। होना ये चाहिए कि स्टैंडर्ड हो कि मैं भी इस बात को विटनेस करूँ, हाँ यार तुम सही कह रहे हो, वाकई में इतनी फेंट है, नहीं तो सुनार पे भरोसा थोड़ी है। हाँ,
अगर उसी से लिया हुआ है तो बिल आप लेके आओ, लेकिन अगर किसी एक से खरीदा हुआ किसी दूसरे को बेचेगा तो फिर कहानियां सुनाएगा। डिफरेंस तो आएगा, लेकिन वो फेंट वाला पार्ट जो होगा ना वो नहीं होगा, क्योंकि बोलेंगे भाई तुम्ही से तो लिया है, तुम्हारा बिल मौजूद है मेरे पास, तो वो फिर उसमें होशियारी नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी और के पास लेके जाओगे तो कहानी ऐसे सुनाएगा कि तो बेकार ले लिया, कहां से लिया, तो ये अरे छोड़ो बस हो गया, अब आइंदा गलती नहीं करना, अब बताओ बेच रहे हो। तो अक्सर जिस तरह ARY गोल्ड है, तो ARY गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसकी पॉलिसी ये होती है कि आप जितने में उससे खरीदोगे उतने में बेच सकते हो, मतलब जरूरी नहीं उसी पैसे पे, लेकिन उनका बाइंग एंड सेलिंग रेट तो हमेशा डिफरेंट होता है ना, लेकिन वो आपको सेम रेट दे देंगे क्योंकि उन्हीं का खरीदा हुआ गोल्ड है, उन्हीं से खरीदा हुआ गोल्ड है, वो एक एडवांटेज देता है। खैर, हम जब कॉटन बेचते हैं, फुट्टी निकलती है ना ज़मीनों में से, फसलों में से, तो वो हम कॉटन फैक्ट्री को बेचते हैं। कॉटन का रेट स्टैंडर्ड होता है पर मंड, सही है, उसका एक मंड का रेट सेम होता है, लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं उसमें नमी होती है, क्योंकि जब कॉटन उतरती है तो शबनम होती है उस टाइम पे, और उस ड्यू की वजह से नमी आ जाती है, वो उसका वजन बढ़ जाता है, या बाज़ लोग जानबूझ के पानी मार देते हैं। फिर कॉटन की क्वालिटी में देखा जाता है कि उसका जो बीज फूटता है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो किसी काम का नहीं होता। रेट सबके लिए बराबर होगा, लेकिन मिसाल एक जमींदार की कॉटन मेरे पास आती है, वो बिल्कुल ओके है, प्योर है, वाइट है और नम नहीं है, मैं उसको पूरे 40 किलो का 40 किलो के पैसे दूंगा, एक मन मतलब 40 किलो के। लेकिन एक बंदा आता है जिसकी कॉटन डिस्कलर है, नम है, पैसे उसको रेट वही दूंगा, लेकिन उसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं कणता, एक कटौती होती है। मैं आपको पैसे लेट से 38 किलो के दूंगा या 37 किलो के दूंगा, 3 किलो काटूंगा। हाँ, रेट में आपको वही बताऊंगा 40 किलो वाला, रेट में आपको कम नहीं कर सकूंगा, बढ़ाऊंगा नहीं। हाँ, ये एक तरीका होता है कि ओपन मार्केट में बाज़ चीजें जिनकी कंडीशन मैटर करती है, उससे रेट चेंज नहीं किया जाता कि इस कंडीशन का इतना पैसा, इस कंडीशन का इतना पैसा। जिस तरह गाड़ियों में होता है, गाड़ियों में कंडीशन का पैसा होता है। मिसाल अगर 2022 का मॉडल होगा तो उसमें स्क्रैच भी काउंट होगा, लेकिन अगर 2018-19 की गाड़ी है तो स्क्रैच काउंट में नहीं आएंगे। अगर 2022 की गाड़ी होगी तो बम्पर कलर भी काउंट किया जाएगा कि भाई 0 मीटर करके ले रहा हूं, सॉर्ट ऑफ। लेकिन अगर 3-4 साल पुरानी होगी तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें अलाउ की जाती है कि चलो एक डेंट काउंट है, जाहिर सी बात है गाड़ी रोड पे चल रही इतना तो होगा ना, फिर मार्जिन दिए जाते हैं। लेकिन इस केस में रेट सबके लिए बराबर होगा, कंडीशन खराब होने पे वजन पे काटा जाएगा। पहला, अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है जिसकी एक्टिव मार्केट है तो आपने वही यूज करनी है। लेकिन अगर एसेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशंस की वजह से फ़र्क आता है, जिस तरह मशीन है, गाड़ियां हैं, सबकी कीमत बराबर तो नहीं हो सकती ना। आप किसी को फ़ोन करके पूछो कि मेरे पास 2021 का GLI है या एल्टस है या ग्रैंडी है, कितने की बिकेगी, तो वो आपको छूटते रेट थोड़ी बताएगा, बोलेगा गाड़ी देखनी पड़ेगी भाई, है ना, पहले चेक तो करेंगे ना। अंदाजा हाँ दे सकता है कि तकरीबन इतने तक मैंने पीछे सौदा किया था, कल किया था, परसों एक बंदे को बेची थी, इतने में गई थी, एक अंदाजा लिया जा सकता है मोस्ट रिसेंट ट्रांजैक्शन कितनी की हुई है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। अच्छा, आगे क्या बात करता है, अ कोटेड प्राइस इन एन एक्टिव मार्केट provides the most reliable evidence of fair value and must be used to measure the fair value whenever available। पहली तरजीह, अगर एक्टिव मार्केट है तो दाएं बाएं देखने की गुंजाइश भी नहीं है। अगर एसेट की नेचर ऐसी है कि उसकी एक्टिव मार्केट नहीं हो सकती तो क्या फर्क पड़ेगा। इट वुड बी अनयूजुअल टू फाइंड an active market for the sale of non-financial assets, so some other sort of valuation technique would usually be used to determine the fair value। फाइनेंशियल एसेट्स, मिसाल मेरे पास एक 5000 रुपये का नोट है जो कड़क है, आपके पास है जो आपने फोल्ड करके वॉलेट के किसी एरिया में घुसा दिया था, अब जब निकाला है तो मुरझाया हुआ सा है। आपका 5000 का नोट कितने का जाएगा, मेरा कितने का जाएगा, नो डिफरेंस। लेकिन अगर कोई नॉन फाइनेंशियल एसेट होता है उनकी वैल्यूएशन मुख्तलिफ होती है।
आपके पास ब्रांड है, मेरे पास ब्रांड है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, आपके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, आपकी प्रॉपर्टी है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है ना। इनकी वैल्यूएशन एक्टिव मार्केट में डिटरमिन हो ही नहीं सकती। सही है, उसकी कंडीशन, उसकी लोकेशन, मल्टीपल चीजें अब उसमें रोल प्ले करेंगी। जब एक्टिव मार्केट नहीं होगी तो उसके सामने क्या हो सकती है, एक दूसरा ऑप्शन आता है प्रिंसिपल मार्केट का, और तीसरा नाम आता है मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। एक्टिव मार्केट समझ में आ गई। अब देखते हैं प्रिंसिपल मार्केट क्या है। फेयर वैल्यू मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन पॉसिबल ट्रांजेक्शन टू सेल द एसेट or transfer the liability in either in the principal market for the asset or liability, or in the absence of principal market in the most advantageous market for the asset or liability। अब इसकी हायरार्की है, पहले तरजीह किसको है? अगर नहीं है कोई मार्केट एक्टिव नहीं है तो हम किसकी तरफ जाएंगे? अगर कोई प्रिंसिपल मार्केट भी नहीं है तो एक्टिव मार्केट के होते हुए हम मोस्ट एडवांटेजेस को यूज नहीं कर सकते। एक्टिव मार्केट के होते हुए हम प्रिंसिपल मार्केट को यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज प्रिंसिपल मार्केट? If there is principal market for the asset or liability, the fair value measurement must use the price in that market, even if the price in different market is potentially more advantageous at that date. Different entities might have access to different markets. This might result in different entities reporting the similar asset at the different values. अच्छा, अब principal market का मकसद simply होता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम फरोख्त होता हो, जहां पे ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम सेल होता हो। मिसाल, गाड़ियों की मार्केट कराची भी है, गाड़ियों की मार्केट हैदराबाद भी है। लेट्स से फॉर इंस्टेंस गाड़ियों की मार्केट टंडो मोहम्मद खान में भी बिक सकती है गाड़ी, ठीक है। लेकिन हमें पता चलता है कि कराची में रोजाना 50,000 गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग होती है। हैदराबाद में कोई 600 गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है, और टंडो मोहम्मद खान में कोई 25-30 गाड़ियां बिक जाती हैं एक दिन में। ज्यादा सौदे कहां पे हो रहे हैं? तो वाह, अब भाई बेचने तो मैं नहीं जा रहा ना कि गाड़ी लेके जाऊं, भाई चेक करो कितने पैसे लगाओगे, ऐसे बातों बातों में मैं बेच के आ जाऊं। तो कोई बोलेगा अबे बेचना थोड़ी था, सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करना था, भाई बेचना मैंने है नहीं। तो मैं क्योंकि गाड़ी को लेके नहीं जाऊंगा वैल्यूएशन करवाने के लिए, तो अंदाजा कौन सी मार्केट से बेहतर लगेगा? जहां पे सौदे ज्यादा होते हैं। सही है। अगर के एसेट एक्टिव मार्केट वाला है तो दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, वही वैल्यू यूज करो जो एक्टिव मार्केट में है। लेकिन अगर एसेट की नेचर ऐसी है कि एक्टिव मार्केट नहीं हो सकती, तो टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद और कराची में से मैं कौन सी मार्केट वाली वैल्यू यूज करूंगा? कराची, क्योंकि उसमें रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, उसमें रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, वहां सौदे ज्यादा होते हैं। तो जहां एक पर्टिकुलर चीज, मिसाल ऐसे तो रास्ते में भी अभी बकरियां और गाय बिक रही होंगी, हाँ, पुलिस अक्सर कहती है यानी बेचो, मंडी पे जाके बेचो। और एक मार्केट होती है, एक मंडी लगती है जहां पे चीजें बिक रही होती हैं, जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब कराची में तो बाकायदा एक बहुत बड़ी मंडी लगती है, तो वहां तो वैल्यू यूं पता चलेगी ना, राइट। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल मार्केट, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा हो। यहां तक चीज समझ में आ गई। अगर कोई प्रिंसिपल मार्केट भी नहीं है, कोई प्रिंसिपल मार्केट भी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आ सकता है मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट का। लेट्स से हम कहते हैं कि तीनों मार्केट्स में तकरीबन सौदे एक जैसे ही होते हैं, इतने ही वॉल्यूम प्लस माइनस बराबर ही होता है। मोस्ट एडवांटेजियस का मकसद क्या है? नहीं, देखिएगा, पहली बात तो उसमें बेचने से एसेट के पैसे कितने मिलेंगे? माइनस
उस मार्केट की ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, माइनस उस मार्केट तक एसेट पहुंचाने की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होगी। अब कहानी को समझिएगा। मैं समझता हूं कि कराची के अंदर मेरी गाड़ी बिकेगी 40 लाख रुपए की, और कराची में कमीशन लेट्स से 10,000 रुपये गाड़ी पे है, मिसाल 10,000 रुपये गाड़ी पे। फिर यहां से मुझे गाड़ी को कराची पहुंचाना पड़ेगा और छोड़ के आना पड़ेगा बेच के, तो उसकी फ्यूल या उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मैंने काउंट कर ली। अज्यूम 40 लाख रुपए की बिकेगी, 10,000 रुपये की कमीशन है, और 20,000 रुपये मेरा आने जाने का खर्चा हो जाएगा, गाड़ी छोड़ के आऊंगा फिर किसी दूसरी गाड़ी में वापस आऊंगा। तो मुझे कराची में गाड़ी बेच के क्या पैसे मिलेंगे, 3970, 20 और 10, तो 40 माइनस 10,000 की कमीशन माइनस, अगर मैं गाड़ी हैदराबाद में बेचता हूं तो ये 3990 की जाएगी, 3990, और यहां कमीशन 5,000 रुपये होती है, और बंदा आके घर से ले जाएगा गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो 39,90,000 में से 5,000 की कमीशन जाएगी, मुझे मिलेंगे 39,85। मेरे लिए दोनों में से कौन सी मार्केट में गाड़ी बेचना ज्यादा फायदेमंद है, इसको हम क्या कहेंगे, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। इसी तरीके से टंडो मोहम्मद खान में भी बेच सकते हैं, सखर में भी गाड़ियों की मार्केट होती है, भले हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वहां एक्टिव होती है। जिस तरह कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो कराची की गाड़ियां होती हैं, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो हैदराबाद में बिकती हैं। अब हैदराबाद में एक वक्त ऐसा होता था ऑटो गाड़ियों की वैल्यू नहीं होती थी, यहां सिर्फ करोला वाले लोग होते थे। ऑटो गाड़ी अगर हैदराबाद में भी कोई तानता था ना, वो कराची से भागता भागता आता, यहां से ले जाता, OLX पे एक्टिव रहते। जैसे ही कोई ग्रैंडी या अल्टेस ऑटो लगाता ना, वो वहां से फोन पे बात करे और गाड़ी बेचना नहीं, मैं आ रहा हूं, वो हैदराबाद से गाड़ी लेके जाता, कराची में 2-2, 2.5 लाख रुपए ऊपर बेचते थे, क्योंकि वहां उसकी मार्केट है, वहां डिफरेंट गाड़ियां चलती हैं, वहां ऑटो ज्यादा चलती है। ठीक है, अब तो तकरीबन फीचर्स की वजह से बराबर आ गए हैं, अदरवाइज वहां पे सिटी और सिविक यानी ऑफिसर तबका इस्लामाबाद में, क्योंकि यहां पे देखें ना जॉब होल्डर्स की मिकदार कम है, यहां तकरीबन कारोबार है, बिजनेस है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज तो है नहीं जहां जॉब्स करते हो। ज्यादा से ज्यादा बैंकर होगा बेचारा, क्या बाइक पे चलेगा, टेलर, और क्या करेगा। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव लेवल का बंदा है, जो डायरेक्टर्स लेवल के बंदे हैं, वो फिर लेविश गाड़ियां रखते हैं या बड़ी गाड़ियां रखते हैं, वो फिर फ्यूल को कंसिडर नहीं करते, उनको कंपनी की तरफ से फ्री मिलती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ गाड़ियां जिनकी मार्केट वहां है, और कुछ होंगे जहां गांव में जाके बेचो, यहां से खरीदो गांव में जाके बेचो। हो सकती है, यस हो सकती है, सेम हो सकती है, लेकिन एडवांटेजेस में आप अपना फायदा देख रहे हो। हाँ, पैसे तो कराची में मिल रहे हैं 40, 10,000 कम मिल रहे हैं, लेकिन फिर कराची जाओ, वहां कमीशन भी दो। तो मेरे लिए, हमारी कंपनी के लिए फायदा क्या होगा, इस लोकल मार्केट में बेच देना। ठीक हो गया। अच्छा, मसलन हाँ पैसे मिल रहे हैं, सही है, हाँ तो कराची, हाँ भाई देखो मैंने क्या कहा, फेयर वैल्यू। अब कराची में 41 लाख रुपए मिल रहे हैं, लाख 10,000 रुपए ज्यादा है, तो भले कमीशन दो, भले डिलीवरी दो, फिर भी कराची बेहतर है। मोस्ट एडवांटेजेस हैदराबाद लिखा हुआ नहीं है, मैं तो मिसाल में बताया ना कि जहां से आपको नेट पैसे ज्यादा मिले वो आपकी मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट है। हायरार्की कंप्लीट कर रहा हूं मैं। अगर एसेट की एक्टिव मार्केट है तो वही वैल्यू यूज करनी है। अगर नॉन फाइनेंशियल एसेट जिसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, तो हम देखेंगे कि क्या इस एसेट की कोई प्रिंसिपल मार्केट है जहां पे ज्यादा से ज्यादा सौदे होते हो, तो हम वही यूज करेंगे। अगर कोई मार्केट प्रिंसिपल है ही नहीं, राइट, कोई प्रिंसिपल मार्केट नहीं है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं और उनमें से सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें कौन सी मार्केट में मिलेगा। हम उस मार्केट, बेचेंगे नहीं एसेट को, हम उस मार्केट की वैल्यू यूज कर लेंगे।
ये बात क्लियर हुई? अब आगे की कहानी समझ लें, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे उसको। एक्टिव मार्केट का लोकेशन से लिमिट नहीं होती है। हाँ, एक्सेसिबिलिटी देखो ना, आपने इसमें देखनी है एक्सेस आप कर सकते हो उस मार्केट को। अगर आप बाहर बेचते हो, फिर वहां के आप टैक्सेस भरते हो, पहली बात तो क्या आप बाहर बेच भी सकते हो? सही, हाँ, एक्सेसिबिलिटी ये मुख्तलिफ चीजें देखी जाएंगी। हैदराबाद आ सकता है, लेकिन एक्टिव मार्केट उन चीज़ों की होती है जो रेडिली अवेलेबल हो, लार्ज वॉल्यूम हो। मिसाल, मिर्चों का सबसे ज़्यादा कारोबार कहाँ पे होता है पाकिस्तान में? मिर्चें, यस, हाँ, थर्ड साइड पे, उमरकोट। अब यस, जो मेजर मार्केट है वो वहाँ है। अब अगर आपको कभी भी रेट मालूम करना हो मिर्चों का, वहीं से मालूम कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएगी? एक्टिव मार्केट कहलाएगी, राइट? अगर वॉल्यूम मुख्तलिफ जगहों पे बिकता है, मिर्चें अलग अलग जगहों पे मंडियां लगती हैं, मार्केट लगती हैं, और वॉल्यूम प्लस माइनस एक ही जितना है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अगर किसी एक मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो उसको प्रिंसिपल बोल देंगे, हम प्रिंसिपल मार्केट वैल्यू वाली ही यूज करेंगे। एक्टिव नहीं है। एक्टिव में 3 खासियतें हैं, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम और ऑनगोइंग बेसिस। यहां पे सिर्फ एक बात है, और गाड़ियों की मार्केट तो एक्टिव हो ही नहीं सकती ना। किनकी? प्लॉट्स की भी एक्टिव मार्केट एक्टिव नहीं हो सकती। हाँ, राइट, एक्टिव मार्केट नहीं हो सकती। चीज़ों के अगर लोकेशन, कंडीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स से हर चीज़ के पैसे अलग होते हैं ना, उन एसेट्स की कभी भी एक्टिव मार्केट नहीं हो सकती। एक्टिव मार्केट सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल एसेट्स की हो सकती है, मोस्टली फाइनेंशियल एसेट्स या कमोडिटीज, मोस्टली फाइनेंशियल एसेट या कमोडिटी। कोल है, एक्टिव मार्केट है। क्रूड है, एक्टिव मार्केट है। भाई सीधे सीधे रेट्स पता है ना क्या चल रहे हैं, हालांकि वो हैं तो फिजिकल एसेट्स, लेकिन कमोडिटीज है, पता चल जाता है। ऑनगोइंग बेसिस पे नहीं होता, लेकिन फोन पे या मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं, आप उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आज रेट क्या चल रहा है। आप देखते होंगे हमारे जो ताजुर होते हैं, अगर आपके भी घर में हो तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं आजकल, वो पूरे पाकिस्तान से सौदे बताते हैं कि आज कौन सी टेक्सटाइल मिल ने कॉटन कितने में खरीदी, आज कौन सी टेक्सटाइल मिल ने कॉटन कितने में खरीदी, उनको वहां से पता चल रहा होता है। स्टॉक मार्केट तो चलो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, वो तो न्यूज़ चैनल पे भी आ रहा होगा, वहां पे भी आ रहा होगा, लेकिन वहां पे शहदादपुर में कितने में बिका, सांगड़ में कितने में बिका, मटियारी में कितने में बिका, अलग अलग रेट्स हो सकते हैं। आप देखोगे कि प्रिंसिपल कौन सी है, सबसे ज्यादा सौदे कौन सी मार्केट में होते हैं? प्रिंसिपल में नहीं ले सकते। हाँ, बेच तो नहीं रहे हो ना, बेचो तो भाई जहां जी चाहे। मैं आपको बेचने पे पाबंद कर भी नहीं रहा, ना कर सकता हूं, लेकिन हमने सिर्फ वैल्यू पिक करनी है, तो वैल्यू आप मोस्ट एडवांटेजेस की पिक कर सकते हो, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा। खैर, F7 की हद तक इसको लिमिट करते हैं। एक्टिव मार्केट है, तो अगर सवाल में एक्टिव भी दी है, प्रिंसिपल की भी दी है, तो आप कौन सी वाली यूज करेंगे? अगर कहता है एक्टिव मार्केट नहीं है, आपको प्रिंसिपल मार्केट्स मतलब 3 मार्केट्स के रेट्स बता दिए। हाँ, हर मार्केट के अलग अलग हो सकते हैं रेट्स, हो सकते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल मार्केट मिसाल आपको 3 मार्केट्स दे दी और बता दिया कि मार्केट बी प्रिंसिपल है, कहानी चुप, खत्म, बोल दिया उसने प्रिंसिपल है, तो मैं उसी की यूज करनी है। 3 मार्केट्स बताइए और कहा है कि इनमें से कोई भी मार्केट प्रिंसिपल नहीं है, तो मैं कौन सी वैल्यू यूज करूंगा? ठीक है, फुल स्टॉप। अच्छा, अब अगली बात हमें यह समझनी है कि फेयर वैल्यू किसी ने अगर मुझसे पूछी है तो फेयर वैल्यू इज नॉट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल।
तो अपनी कमीशन काट के नहीं बताना। अगर मैंने आपको कहा है कि एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पे नहीं करना। कहानी समझना? यानी जब मैं फेयर वैल्यू बताऊंगा थोड़ा ध्यान चाहिए, जब आपने मुझसे फेयर वैल्यू पूछी है तो उसमें से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बाय डिफॉल्ट ही माइनस करके बताया जाएगा। किसी में भी बात समझना, मैं ज़मीन से गंदम निकालता हूँ या कॉटन निकालता हूँ, मैं फ्लोर मिल से या कॉटन फैक्ट्री से पूछता हूँ हाँ भाई क्या रेट है, या किसी ब्रोकर से पूछता हूँ, कमीशन एजेंट से पूछता हूँ कि भाई क्या रेट है, वो मुझे 2 रेट्स बताएंगे। सही है? सिंधी में हम उसको बोलते हैं, एक होता है तडो, एक होता है पहुंच। मैं मकसद बताता हूं, या आप मुझे पहुंचा के दोगे या मैं वहां से उठाऊंगा, दोनों के अलग अलग पैसे होंगे। अगर वो मुझे कहता है कि आपने पहुंचा के दिए तो मैं 5,000 रुपये दूंगा, अगर मैं उठा के जाऊंगा वहां से तो 4,700 रुपये दे दूंगा। सही है? अब हुआ क्या कि अगर 5,000 रुपये मैं वहां से, मतलब वो मुझे पहुंचा के दे रहा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप भरोगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप भरोगे। अगर मैं वहां से लेके जाता हूं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरे गले में आएगी। तो उसके 2 रेट्स होते हैं। हम कौन सा वाला यूज करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा माइनस करने के बाद। यानी जब मैं 5,000 रुपये आपको दे रहा हूं तो वो चीज के पैसे नहीं है, चीज तो 4700 की है, 300 रुपये मैं आपको कंपनसेट कर रहा हूं पर मंथ ट्रांसपोर्ट के। चीज तो 4700 की है ना। तो जब भी मुझसे फेयर वैल्यू पूछेगा सवाल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बाय डिफॉल्ट माइनस करके बताऊंगा। दूसरी होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ना रिसीव हो रहे ना बेच रहे, सिर्फ रिकॉर्ड करना है। सवाल सिर्फ यह है कि चीज कितने की है। एक होती है चीज की पैसे, एक होती है डिलीवरी चार्जेस, राइट? वैसे चीज तो 4700 की है, 300 रुपए मैं आपको दे रहा हूं कि मुझे पहुंचा दो। तो आप ये तो नहीं कहोगे ना मैं खरीद रहा नहीं हूं, आप बेच रहे नहीं हो। सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए, मैं सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए पूछ रहा हूं कि मैं ये चीज है मेरे पास ऑलरेडी, कितने पे रिकॉर्ड करूं। तो चीज की कीमत क्या है? 4700। यानी अगर सवाल कुछ बोले ना बोले, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा माइनस करके ही बतानी है। लेकिन अगर सवाल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बताता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? मार्केट में अगर चीज बेचोगे तो उसकी कमीशन होती है। भाई सीधी सी बात है, मंडी से जानवर खरीदोगे तो ठेकेदार को पैसा दोगे ना। हमारे यहां अगर टैक्सी स्टैंड से गाड़ी बुक करवाई तो टैक्सी स्टैंड के जो ठेकेदार होता है उसको पैसे देने पड़ते हैं। हाँ भाई, पर्ची कटवाओ, कॉपी पे नाम लिखवाओ, कौन हो, शनाख्ती कार्ड दो, फिर जाओ। तो वो बंदा भी आपको कहता है भाई से पहले बात करो फिर मैं गेट से गाड़ी निकाल सकता हूं, ऐसे मैं गाड़ी नहीं निकाल सकता। जो मार्केट का ठेकेदार है, जिसने ये पूरा स्पॉट बनाया हुआ है, वो कैसे कमाएगा पैसे? उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैं माइनस नहीं करके बताऊंगा। अगर आप मुझे कहें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जिस तरह IAS 36 कहता है, जिस तरह IAS 41 कहता है, तो उनके कहने पे जब वो स्टैंडर्ड मुझे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करने का कहेगा तो मैं माइनस करूंगा। लेकिन अगर मुझसे किसी ने फेयर वैल्यू पूछी है तो अपनी कमीशन नहीं रखना बीच में। आप सिर्फ फेयर वैल्यू माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बताना। ठीक है? एक एग्जांपल करवाता हूं, आपको बात समझ में आएगी। सो फेयर वैल्यू डजंट डिडक्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें।
transaction cost. The price in the principal or the most advantageous market used to measure the fair value of the asset is not adjusted for the transaction cost. Fair value is not net realizable value or fair value less cost to sale, and using the price that an asset can be sold for as the basis for fair valuation does not mean that the entity intends to sell it. मैं सिर्फ पैसे पूछ रहा हूं, बेच रहा नहीं हूं. ट्रांजैक्शन कॉस्ट तब लगेगी जब मैं बेचूंगा, बेच रहा थोड़ी हूं मैं, तो सिर्फ वैल्यूएशन के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं. हाँ, स्टैंडर्ड मुझे कहे माइनस करने के लिए कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दो, हाजिर है, कर लेंगे. आगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. इफ लोकेशन is the characteristics of the asset, the price in the principal or the most advantageous market is adjusted for the costs that would be incurred to transport the asset from its current location to that market. Example, an entity holds an asset which could be sold in one of two markets. Information is as follows: market A, market B. Market A में selling price कितनी है, B में कितनी है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ए की कितनी है, 2 रुपए, बी की कितनी है, 2 रुपए, 24 रुपए और 23 रुपए. ट्रांजैक्शन कॉस्ट मार्केट ए की 3 रुपए है, मार्केट बी की 1 रुपए. मार्केट ए से मुझे नेट अमाउंट मिलेगा 21, मार्केट बी से मुझे नेट अमाउंट मिल सकता है 22. पहला, व्हाट फेयर वैल्यू वुड बी यूज्ड टू मेजर द एसेट इफ द मार्केट ए वर द प्रिंसिपल मार्केट. अगर इन दोनों में से मार्केट ए प्रिंसिपल है तो मैं कौन सी मार्केट की वैल्यू यूज करूंगा, ए की या बी की? क्यों? फायदा तो बी में हो रहा है. राइट. अगर प्रिंसिपल मार्केट है तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट को आप देख ही नहीं सकते. क्लियर हो गई भाई? अगर कहता है कि एक्टिव मार्केट है, नहीं, उसने लिख दिया कि मार्केट ए एक्टिव मार्केट है, बात खत्म. मुझे फायदा कहां से हो रहा है वो नहीं देख सकता मैं. राइट? अच्छा, तो पहला तय करो कि मार्केट ए की वैल्यू यूज करोगे या मार्केट बी की वैल्यू यूज करोगे. ए की हो गया तय कि मार्केट कौन सी लेनी है. अब फेयर वैल्यू कितनी रिकॉर्ड करोगे? 21, 24. जब आप तय कर रहे हैं कि एडवांटेजेस कौन सी है तो सब माइनस कर सकते हैं. वंस यू हैव डिसाइडेड द मार्केट, इसमें तो डिसाइड करने की गुंजाइश ही नहीं थी ना. जब उसने कहा कि मार्केट ए एडवांटेजियस है, सॉरी प्रिंसिपल है, तो मुझे वही यूज करनी है. और मैंने कहा कि जब मैं आपसे फेयर वैल्यू पूछूं तो अपनी कमीशन काट के मत बताना, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बाय डिफॉल्ट माइनस होके आएगी. तो हम एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 24 पे. पहले मार्केट डिसाइड करो. अब आते हैं बी पे. What fair value would be used to measure the asset if no principal market could be identified? दोनों में से किसी में वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, बराबर है. अब बताओ आपको फायदा किस में है? बी में. डिसाइड होगी मार्केट, वैल्यू कितनी रिकॉर्ड करोगे? 23. ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करके नहीं बताओ, नहीं बतानी. ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी मार्केट एडवांटेजियस है. नहीं, वापस सुनो. ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी मार्केट एडवांटेजियस है, आप दोनों कॉस्ट माइनस करेंगे. डिसाइड करने के लिए फैसला हो गया, ज्यादा फायदा किस में हो रहा है? बी में, 22 रुपए. फैसला हो गया, अब इसको भूल जाओ. अब आ जाओ. अब फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 23. ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं कर सकते हैं. दो अलग अलग स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है डिटरमिन करना, डिसाइड करना कि मार्केट कौन सी यूज करनी है. अगर एक्टिव है तो एक्टिव, नहीं है तो प्रिंसिपल भी नहीं है तो मोस्ट एडवांटेजेस. देखो एक्टिव मार्केट डिसाइड तो नहीं की जाती ना, वो तो बताई जाएगी. प्रिंसिपल मार्केट भी डिसाइड तो नहीं की जाएगी ना, वो भी बताई जाएगी. सिर्फ एडवांटेजियस मार्केट है जो डिसाइड की जा सकती है. ये डिसाइड करने के लिए कि विच मार्केट इज मोस्ट एडवांटेजियस, आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी माइनस करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी माइनस करना. फैसला हो गया. अब आप लेंगे फेयर वैल्यू माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप माइनस करके नहीं बताना.
स्टैंडर्ड अगर कहता है कि कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करके दो, तो मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन आपने मुझसे सिर्फ फेयर वैल्यू पूछी है ना, तो मैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस करूंगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बेसिकली कंपनसेट की जा रही है वैल्यू के अंदर। दैट्स इट। आगे चलते हैं, आप क्विकली पढ़ते हैं, चीजें कुछ रिपीट होंगी। फेयर वैल्यू ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, अब ये बातें मैं कर चुका हूं, मैं क्विकली दिखाता जा रहा हूं। यह तय है कि हमने अजम्पशंस, डेटा, बातें, कंसिडरेशंस वो यूज करनी है जो मार्केट पार्टिसिपेंट कंसिडर करेगा। मार्केट पार्टिसिपेंट किसी भी एसेट को खरीदने के लिए क्या क्या चीजें देख सकता है, नीचे देखिएगा। पहला, फिजिकली पॉसिबल, एक नॉन फाइनेंशियल एसेट के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे, राइट। मसलन physical characteristics that market participant would take into account when pricing the asset, example the location or the size of the property। या मुझे खुद ही कल बता चुके हैं कि गाड़ी खरीदने में क्या क्या चीजें सोची जाती हैं, प्रॉपर्टी खरीदने में क्या क्या चीजें सोची जाती है, प्लॉट खरीदने में क्या क्या चीजें सोची जाती हैं, मशीन खरीदने में, जनरेटर खरीदने में, मुख्तलिफ चीजें। तो हर चीज के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं जो पार्टिसिपेंट देखता है, आपने वो तमाम फैक्टर्स उसमें अकाउंट फॉर करने हैं। दूसरा, लीगली परमिसिबल, कि क्या इस पे किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ जो प्रॉपर सोसाइटीज होती हैं उसमें 120 या 125 गज के प्लॉट या 150 गज के प्लॉट पे ग्राउंड प्लस 1 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। अगर 300 गज का होगा तो ग्राउंड प्लस 2 की लिमिट है। अगर मैं कहूं यार 300 गज के 2 लेके मैं 6 मंजिला बिल्डिंग बना लूं, यू कैन नॉट। तो बिल्डर खरीदते वक्त ये पैसे तो नहीं देगा ना, क्योंकि वो बोलेगा परमिट ही नहीं है। अब हैदराबाद में बड़े से बड़ी, ऊंचे से ऊंची बिल्डिंग कितनी, 8 मंजिला, कौन सी, हयात 11 पे गई, 8 पे गई है, 11 पे गई है। आप बेसमेंट को तो नहीं काउंट कर रहे हो, प्लस, अच्छा मेजनाइन दिया है, हाँ, अच्छा चले। अगर लीगली परमिसिबल है, क्योंकि एक वक्त होता था हैदराबाद में ग्राउंड प्लस 6 से ऊपर की परमिशन नहीं थी। फिर एक वक्त आया था जब 8 मंजिलों की लिमिट दी थी, सही है। अब या तो खर्चा पानी है या कुछ सेटअप है, अगर कर लिया हो और परमिट ले लिया हो। अदरवाइज बीच में कराची में भी ग्राउंड प्लस 1 से ऊंची इमारत पे पाबंदी लग गई थी। कराची में प्रॉपर्टीज और प्लॉट्स की वैल्यू बढ़ गई थी और बिल्डर अपने प्लॉट्स नहीं खरीद रहा था क्योंकि वो बिल्डिंग बना ही नहीं सक रहा था। हाई राइजेस बनाने पे पाबंदी लग गई थी, कोर्ट ने लगा दी थी। तो ऐसे हालत में हम देखेंगे ना कि भाई इस पे काम क्या कर सकते हैं। बहरिया टाउन कराची में ऐसी पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं। मिसाल हम यहाँ पे टेरेस बना लेते हैं ना, वहां पे कोई भी ना फ्लैट के साथ ना बंगलो के साथ टेरेस नहीं बना सकता, छत उस तक जीने जा ही नहीं सकते, उसको पैक करना है। छत को आप एक्सेस नहीं कर सकते भले आपका अपना प्लॉट है। फिर कपड़े सुखाना, उसकी अपनी एक लिमिट है। अगर किसी ने बैल्कनी में कपड़े सुखाए, उनका ड्रोन घूमता रहता है, अगर पकड़ लिया 30,000 रुपीज या 40,000 रुपीज का फाइन है, पक्का ही पक्का, कहीं नहीं जाएगा, देना पड़ेगा। इसमें बहुत सी सख्तियां हैं जिसको देख के हम बोलेंगे कौन रहेगा, लेकिन अगर इतनी कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड सोसाइटी बनेगी तो फिर लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को कंट्रोल करने का तरीका है नहीं, तो यही तरीका उन्होंने पहले दिन से कवानीन बना लिए हैं। ड्रोन घूमता रहता है, किसी भी घर में अगर देख लिया फाइन हो गया। लीगल परमिसिबिलिटी, any legal restrictions on the use of the asset that market participants would take into account when pricing the asset, example zoning regulations applicable to the property, right। तो कमर्शियल में है या रेजिडेंशियल में है, या रेजिडेंशियल है, इस पर हाई राइजेस नहीं बनाई जा सकती, कंस्ट्रक्शन कितनी की जा सकती है, इस मशीन को किस यूज में लाया जा सकता है, एटसेट्रा। लास्ट, फाइनेंशियली फीजिबल, वैल्यू फॉर मनी, कि इसमें से हम कितने बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। whether the use of an asset that is physically possible and legally permissible generates adequate income or cash flows, taking into account the costs of converting the asset to that use, to produce an investment return that market participants would require from an investment in that asset put to the use। एक बात हमने डिस्कस की थी, जिस तरह हम बड़ी बहस चल रही है कि हम रशिया से ऑयल क्यों नहीं खरीद रहे, तो ऑफ कोर्स सैंक्शंस है, नहीं खरीद सकते। दूसरी बात ये आ रही है कि रशिया खुद भी नहीं बेचेगा हमें। तीसरी बात यह है कि हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो हाई सल्फर क्रूड को या ऑयल को प्रोसेस नहीं कर सकते।
तो हर कोई बोलता है फिर बाकी जो करती हैं, तो बोला उसके लिए एक हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। वुड इट बी वैल्यू फॉर मनी? क्योंकि ये तो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है कि वो 20-30% डिस्काउंट पे बेच रहा है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, वहाँ वॉर खत्म हो जाए। हाँ, अगर उनसे बुक करवा ले, लेकिन डिपेंड्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि कल परसों अगर जंग हमने खत्म कर दी साल सभा में, तो हम 30% डिस्काउंट में क्यों बेचेंगे, फिर तो हम फुल पैसों पे बेचेंगे। ये तो उनकी मजबूरी है कि उनके दुनिया में बिक रहा नहीं है पेट्रोल, कोई खरीदने पे सैंक्शंस हैं, इंडिया और चाइना बाइंग कर रहे हैं सिर्फ। इसी तरीके से कोल, पाकिस्तान में जो प्लांट्स हैं वो इंपोर्टेड कोयले के हैं। इंपोर्टेड कोयला करीबन $400-450 का है। अब हमारे यहाँ जो हम इतने बचपन से बड़े हुए पैदा होके कि भाई ये इस थर में बड़ा कोयला है, 100 साल तक बिजली बना सकते हैं, तो हमने कहा फिर उसका क्या हुआ ना, वो भी कोयला आ गया। 660 के 2 प्लांट्स लग चुके हैं और 1220 का या 60 का एक और प्लांट भी लग रहा है और ये नेशनल ग्रिड में ऐड हो जाएगी। हमने कहा फिर ये जो कोयला पड़ा है जो कोल प्लांट्स है उसमें ये डाल दो, फिर पता चलता है ये वाला कोयला उसमें नहीं चल सकता, इसमें कोई लिग्नाइट या इग्नाइट पता नहीं क्या कह रहे थे वो है। बहरहाल अच्छा वो डबल यूज होता है, वो अगर $400 का एक यूज होगा, यहाँ $66 का ही है, ये डबल यूज होगा, फिर भी 132 वारे में है। जैसे जैसे मजीद लेयर्स पे काम होता जाएगा ये कम होकर $24 या $26 पे आने वाला है पाकिस्तानी कोयला, और ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये लॉन्ग रूट्स के लिए सूटेबल नहीं है। अब मैंने पूछा कि पर यार जो इंटरनेशनल कोल या जो इंपोर्टेड कोल पे प्लांट बना रहे हैं उनको हम कुछ कर नहीं सकते कि हमारे प्लांट का कोयला यूज कर लें? मतलब सवाल तो ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल की गाड़ी को डीजल पे नहीं चला सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। सवाल ये उठेगा कि इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर की करने के बाद हम सेव कितना करेंगे? सही है, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद भी सेव कितना करेंगे? इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कि अगर मैं सोलर लगा भी लूं तो फायदा क्या होगा? क्या हम इतनी बिजली कंज्यूम करते हैं? मिसाल अगर मेरे महीने का 1 महीने का 5 से 8 हज़ार रुपए घर का बिल आता है और मैं यहां पे 10 लाख रुपए का 5 kV सिस्टम लगा के बैठ जाऊं, तो इज इट वर्थ सेविंग 5,000 रुपीज अ मंथ? मे बी यस, मे बी नो। अगर 5,000 रुपए एक महीने के गर्मियों का बिल आ रहा, सर्दियों में कम होगा, ऑन एवरेज मिसाल निकालिए कि मेरा 5,000 रुपए का खर्चा आता है, 50,000 रुपए का बिल आता है पूरे साल का, 60,000 रुपए का बिल आता है पूरे साल का, तो अगर मैं 50,000 को डिवाइड करता हूं 10 लाख रुपए से, मतलब 5% बचा रहा हूं। क्या पूरे साल में 5% बचाना अकलमंदी है? फिर बैटरीज को आपने चेंज करना है 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद, उसमें कभी खराब हो जाए रिपेयरिंग करवाएं। इसका एक अलग यूज है कि अगर लोड शेडिंग है तो चलो ठीक है, या लगवा लें, कम से कम कहीं से बिजली तो आएगी। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर धमाका देता है तो 7-7 दिन तक, 8-8 दिन तक चंदा होता रहता है, भाई 500-500 रुपये तो वापडा को दे। हाँ ज़्यादा वो क्योंकि सारे नहीं देते ना, लेकिन चंदा होता है, फिर सब मिला के 8, 10, 12, 15 हज़ार जमा करके वापडा को देते हैं, ट्रांसफार्मर रिपेयर करके देखे जाओ, नहीं तो वहीं पड़ा रहता है। तो ऐसे हालत में हम हल निकाल सकते हैं कि सोलर लगवा लिया, बिजली आती रहेगी। लेकिन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी तो देखनी है ना कि इतना सेविंग करेगा। चले वैसे इतनी एसी नहीं चलाता था, अब सुबह से शाम तक फजूल में एसी खोल के बैठ जाऊंगा, वैसे भी मुफ्त की चल रही है, तो बात अलग है। यस, तो हर खरीदने वाला, एसेट के दाम लगाने वाला इस चीज़ को ज़रूर देखेगा कि वारे में आ रही है नहीं आ रही है।